आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि P के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण जो है आपका युग्म समांतर रेखा को निरूपित करेगा। ठीक है, हमें एक समीकरण दिया गया है और हमें पूछ रहा है कि P के किस मान के लिए जो है कैसा करेगा, निरूपित करेगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमें, समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है, समांतर कब होगा। तो समांतर की कंडीशन यही तो होती है, हम आपको बहुत बार बता भी चुके हैं कि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2, लेकिन जो आपका तीसरा वाला है वो किसके बराबर नहीं होता है, C1 बटे C2 इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, यही कंडीशन तो होती है समांतर की। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ से हमें मान निकालना P के किस मान के लिए। तो P का मान देखो कैसे निकालोगे, आपको ऐसे सवाल हम आपको लगवा चुके हैं, शायद 12 से 13 नंबर में लगवाया था। माइनस का x प्लस का पी वाई, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल सवाल है। माइनस का 1 बराबर में 0 और यहाँ पर px माइनस का y माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो अब हम लोग को अच्छी तरीके से पता है कि ये A1 का मान होता है, ये B1 का मान होता है, ये C1 का मान होता है, इसी प्रकार से ये A2 का, ये B2 का और ये वाला C2 का। तो अब हम तुलना कराकर लिखें तो उससे कोई फ़र्क मतलब नहीं बनता है उसका। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम अच्छी तरीके से हर वीडियो में आपको बता चुके हैं कि A1 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और B1 बराबर हमारा P हो जाएगा और C1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से A2 बराबर P हो जाएगा, B2 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और C2 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का लगा। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ से आप ये मान तो A1 B1 के मान सब निकाल सकते हैं ना आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद हमें P का मान निकालना। तो यहाँ से आप दो ले लो भाई, कोई यही दो जो है आपके ले लेते हैं हम आगे वाले। तो देखो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, A1 का मान हम इसी में तो रखते हैं, तो A1 का मान माइनस का 1 बटे में P बराबर में P। ठीक है, B1 का मान और B2 का मान माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 से हम आराम से P का जो मान है वो निकाल सकते हैं, तो तीसरे के लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो यहाँ से P स्क्वायर बराबर 1 का गुणा माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही तो हो जाएगा, 1 कम 1। तो अब P बराबर आपका रूट में वर्ग यहाँ से हटेगा तो रूट का 1 हो जाएगा। अब चाहे रूट में लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर 1। ठीक है, P बराबर में 1। ठीक है, रूट 1 में लिखा हो चाहे 1 का, तो जैसा ही वैसा ही बना देगा, 1 में कुछ नहीं होने वाला है। तो P बराबर जो हमारा है वो 1 आ जाएगा इसके लिए। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। तो अब इसी प्रकार से देखो 15 नंबर। अब 15 नंबर ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। अब देखो 15 नंबर, अब इसमें क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल आप समझते हो, अद्वितीय हल बता भी चुके हैं, जैसा प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं जिसकी कंडीशन ये होती है, यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं कि A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 और आपका C1 बटे में C2। ठीक है, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारी अद्वितीय है या प्रतिच्छेदित रेखाएं है, या जिसका सिर्फ एक हल होता है, तो ये उसकी कंडीशन होती है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, किसका कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं की कंडीशन अभी हमने सवाल लगाया, उसको समांतर उसे बोलते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 और इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। ठीक है, ये बार बार हम क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, याद हो जाए, रट जाएँ। ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इस किसकी कंडीशन होती है, संपाती की। संपाती की मतलब इसमें कैसे होते हैं, तीनों बराबर होते हैं कि A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 के और बराबर होता है C1 बट्टे C2 के। ये होती है हमारी संपाती की कंडीशन। जो हमारी वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी, रट गई होंगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करो। अब सुनो, एक बार फिर से समझाते हैं आपको क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, ये दिया गया नीचे, तो बेसिक किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
अद्वितीय, देखो ये 3 कंडीशन कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, अगर हमारा कोई जैसे कोई सवाल दिया गया, अगर वहाँ पर अद्वितीय हल आ जाए तो देखो क्या कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करो। ठीक है, तो उसे हमें कैसे ज्ञात करना है, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान से समझना है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि वज्र गुणन विधि कैसी क्या होती है और कैसे उस सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल आसान से आसान मेथड बताएंगे वज्र गुणन विधि से। आप ध्यान से देखो इसको। तो इसमें देखो अभी हम इसमें सब करना वही कि हमें पता है कि यहाँ पर ये A1 होता है और ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है और ये C2 होता है। तो अब हम इसका डायरेक्ट मान लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ना। ठीक है, समझ में आ तो आप लोगों को आता ही और पता है कि इसकी तुलना हम किससे करते हैं। एक बार देखो लिख देते हैं कि तुलना हम इससे करते हैं कि तुलना जो नए होंगे तो वो समझ जाएंगे कि A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर में 0 और A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। जब इसकी तुलना इससे करते हैं तो हमारे पास यहाँ से A1 बराबर जो मान होंगे वो आ जाएंगे। A1 बराबर 1 आ जाएगा और हमारा B1 बराबर -3 आ जाएगा, C1 बराबर -3, A2 बराबर इसी प्रकार से 3, B2 बराबर -9। ठीक है, और इसी प्रकार से C2 बराबर -2। तो यहाँ तक आप आराम से कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो अब यहाँ से आप मतलब कि निकाल भी सकते हैं कि क्या है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि अद्वितीय हल है, कि आपका कोई हल नहीं। तो देखो यहाँ से कैसे निकालते हो, आपको पता है कि देखो कि A1 का मान 1, फिर A2 का मान 3 बराबर में, फिर आपकी बात करें B1 की तो B1 का मान 3 और B2 का मान -9 और C1 की बात करें तो -3 और इसका बात करें तो -2। तो ये माइनस सी, ये माइनस खत्म और ये माइनस सी, ये माइनस खत्म। तो देखो जो कटे उसे काट दो। तो देखो ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 3/2। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला जो है ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये इससे क्या है, बराबर नहीं है। और तो ये जब इसके बराबर नहीं, तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपका समांतर, किसको, समांतर रेखा की कंडीशन को, जिसके कोई हल नहीं होते, समांतर रेखा की कंडीशन को, जिसके कोई हल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। ठीक, तो अब हमें वज्र गुणन विधि से कब हल करना है, जब हमारा वो अद्वितीय हल हो। ठीक, कैसा हल हो, अद्वितीय मतलब कि प्रतिच्छेदित करती रेखा हो। कब हम हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, जब ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इस वाले पहले नंबर सवाल ने तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसमें हम वज्र गुणन विधि का यूज नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। अब देखो दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं। देखो हमने ये किया है कि यहाँ पर आपका 2x प्लस का y बराबर 0 दिया गया, तो हमने माइनस जो 5 था वहाँ पर लिखा था प्लस का, तो हम उसको यहीं पर उठा करके इसको कर लिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल आपका सेम है, आप सवाल को मिला सकते हैं। ठीक है, और बता भी चुके अगर बराबर में इधर 5 कुछ होगा, जैसे 0 यहाँ पर बराबर में 5 था तो हम इसको उठाकर इधर ले आए, और इसी प्रकार से 8 था तो हम इसको उठा करके -8 कर लिया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि आपका देखेंगे कि कौन सी विधि है। अगर वज्र गुणन विधि से मतलब कि अगर अद्वितीय हल आता है तो उसे हम फिर वज्र गुणन विधि से अच्छी तरीके से हल करके आपको बताएंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या है, हमारा वही नियम कि हम यहाँ से A1 और A2 के मान आराम से फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखो A1 का मान यहाँ से क्या है 2, और आपका B1 की बात करें तो 1, और C1 की बात करें तो -5। ठीक है, A2 की बात करें तो हमारा 3, और B2 की बात करें तो 2, और C2 की बात करें तो -8। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे देखो, तो अब तो देखो 2/3 A1/A2 होता है, और बराबर में 1/2 बराबर में -5/8। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें कोई भी बराबर नहीं है, तो ये हमारी किस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, प्रतिच्छेदित करती है। इसमें हमारी जो है वज्र गुणन विधि जो है लगेगी, प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, तो इसमें जिसके क्या होते हैं, अद्वितीय हल कह सकते हैं, अद्वितीय हल, इसे ये कह देते हैं एक हल होता है इसका, अद्वितीय हल। तो यहाँ पर जो हमारी वज्र गुणन विधि से हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो अब भाई समझो, सबसे पहले वज्र गुणन विधि जो है वो होती क्या है।
अब देखो वज्रगुणन विधि की बात कर लेते हैं। तो वज्रगुणन विधि सबसे पहले हम बता दें कि ये एक ऐसी विधि है कि अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सरल है, और अगर समझ में नहीं आई तो फिर ये आपके लिए हमेशा के लिए बहुत कठिन रहेगी। तो इसको ध्यान से समझिएगा, हम क्या पॉइंट बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो पहले तो हम इसका सूत्र ही बता देते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। फिर सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है। तो वज्रगुणन विधि में क्या होता है कि हमारे 3 अलग अलग से पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा x का होता है, और ये होता है बराबर y का होता है, और इसी प्रकार से ये 1 होता है इधर पे, यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके जो बट्टे में होता है तो सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है कि b1 इंटू में c2 माइनस का b2 और c1 इंटू में c1, ठीक है। फिर इसके बाद y बट्टे में क्या होता है, इसके बट्टे में कि c1 इंटू में a2 और माइनस का c2 इंटू में a1। अब इसी प्रकार से 1 के बट्टे में क्या होता है कि आपका a1 इंटू में b2 और माइनस का a2 इंटू में b1, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें आपको आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि है सर है क्या, ठीक है। धैर्य रखिए, हम आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो ये तो यहाँ से कंफर्म हो रहा होगा कि a1 b1 c2 के मान यहाँ पर रखे हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे रखेंगे। अब तो इतना सूत्र तो पहली बात तो आपको याद होने से रहा, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहाँ से तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये x का यहाँ पर, ये y का, और एक मतलब जो हमारा जो नहीं c का मान होता था, तो उस प्रकार से वो c का एक प्रकार से एक उसको रख लिया, ठीक। तो ये हो रहा है इसका सूत्र। अब सवाल से और अच्छी तरीके से क्लियरिटी करते हैं, और वहाँ से आप कैसे इसको हल कर सकते हैं वो भी अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो अब देखो सवाल में आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें यहाँ से ये a1 और a2 का सब मान पता है, तो अब डायरेक्ट सूत्र यहाँ पर रख सकते हैं ना। तो अब सूत्र आप कैसे रखोगे, तो देखो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो और अच्छी तरीके से क्लियरिटी में आपको समझ में आएगा। 2x प्लस का y माइनस का 5 बराबर में 0, और 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर में 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारा होता है x, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर पहले x होता है, फिर बराबर में y, फिर बट्टे में हमारा, फिर इधर पे बराबर में 1, ठीक है। ये चीज़ तो याद रख सकते हो ना, ये तो बिल्कुल सरल है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा हम क्या आपको बताना चाहते हैं। आपको करना क्या है, जब आपको पहले मान निकालना है, ठीक है, x के, तब आपको क्या करना है, इसको मूंद लेना है, ठीक है। किसको, इसको आपको बंद कर लेना है, कहने या ढक लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको उसको ढक लोगे। जब आप इसको ढक लोगे, अब आपको क्या करना है कि आपको इस वाले का गुणा इससे कराना है, ठीक है, और इस वाले का गुणा इससे कराना है। तो करा लो, जो इसकी वो होंगे अचर पद, ठीक है, उसका कराना है आपको। अचर पद मतलब जैसे अभी ये y की जगह 1 होता है ना, तो वहाँ पर उस चीज़ का, तो इस चीज़ को हमने मान लिया, ढक लिया। इसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको सबसे पहले इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा जो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा माइनस का 8 से करा लोगे, माइनस का 8 से। पहला सवाल है, ध्यान से समझिए, इसलिए और ध्यान से समझा दे रहे हैं। फिर क्या करना है आपको, 1 का गुणा माइनस 8 से कराया, फिर इसके बाद फिर बीच में आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि 2 का गुणा माइनस 5 से, 2 का गुणा 5 से कराना है, इससे पहले इसका गुणा इससे करा लिया, फिर इसका गुणा आपको इससे कराना है। तो 2 का गुणा, अब यहाँ पर चिन्ह तो देखना होगा ना, तो चिन्ह यहाँ माइनस का लगा ना, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका इतना करने के बाद ये हमारा x का हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो x वाले में पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि आपको इसको मूंदना है, फिर इसका गुणा इससे कराना है, और इसका गुणा इससे कराना है। अब बात कर लो आगे, फिर अब जब आगे बढ़ोगे तो आपको क्या करना है, इस वाले को मूंद लेना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको मूंदा, अब इसको मूंदो। अब जब इसको मूंदोगे तो हमारे पास ये दो, इधर ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो फिर अब इसका गुणा कराना है। तो सब त्रिया गुणा की 2 का गुणा इसमें कराओगे 8 में, और फिर इधर 3 का गुणा 5 में। तो करा के लिखो, यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे कि 2 गुणा में चिन्ह वही रहेगा जो जैसा चिन्ह है हमारे पास, 2 गुणा में माइनस का 8, और फिर यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, ये ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ पर फिर 3 का गुणा आप किससे कराओगे, 5 से, क्योंकि ये वाला तो मूंदा है हमने पूरा, तो 3 का गुणा 5 से करा लो। तो 3 गुणा में, और यहाँ पर 5 किसका है, माइनस का 5, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। अब ये वाला हमने कर लिया, इसको मूंदा, इन दोनों का तिर्यक गुणा कराया, फिर इसको मूंदा तो इन दोनों का तिर्यक गुणा करा लिया। अब मूंद लेंगे इसको, अब जब इसको मूंद लेंगे तो इनका पूरा का तिर्यक गुणा करा लेंगे। तो देखो 2 का गुणा किससे होगा, इससे, इस वाले से, ठीक है। 2 और गुणा में 2, ठीक है, फिर माइनस का ये आपका 3 गुणा में 1, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना अच्छे से, कोई दिक्कत,
समझ में आ गया ना। तो आपको क्या करना, पहले सबसे पहले ये पूरे मान लिखने के बाद एक बार फिर से समझा रहे कि पहले पूरी लिखने के बाद x बराबर y बराबर में 1 में यहाँ पर क्या करना है, इसको मूंदना है, फिर इसका तिर्यक गुणा कराना है। फिर जब इसका तिर्यक गुणा कराने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इसको वाले को मूंद लेना है, फिर इन दोनों का तिर्यक गुणा कराना है, फिर इसको मूंद लेना है, फिर इन दोनों का तिर्यक गुणा कराना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा अच्छे तरीके से समझाया आपको हमने। अब आप करो इसको हल। अब सब मान तो हमें पता ही चल गए हैं। एक्स और जो बाकी जो सूत्र याद कर सके सूत्र से कर सके तो सूत्र से कर सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स बटे में अभी सूत्र से भी बता देंगे, अगर कोई दूसरा सवाल आएगा अभी तो हम सूत्र से भी आपको बता देंगे। तो देखो ये माइनस का 8 हो जाएगा, 1 का गुणा 8 से कराओगे तो माइनस का 8 और माइनस का 2 पंचे 10। ठीक है, माइनस का चिन्ह रहेगा ना। अब इसी प्रकार से यहाँ देखो तो 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 और माइनस का 5 तिहाई 15 बराबर में 1 बटे में 2 दूनी 4 माइनस का 3 एकम में 3। कोई दिक्कत, ये तो कर लिया होगा आराम से। ठीक है, अब इसके बाद x माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा अंदर होगा तो प्लस कर देगा, तो प्लस का 10 बराबर में y। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस 15 और बराबर में 1 और 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है, 4 में 3 गए 1। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना, अब इसको और हल कर लो। तो देखो x बट्टे में 10 में से 8 गए 2 बच जाएंगे, बराबर में y बट्टे में 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर में 1 बट्टे में 1। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या है, अब आपको करना ये है कि सबसे पहले जो ये आपको x बटे 2 दिख रहा है, इसको पहले इसके बराबर कर दो, फिर इसको इसके बराबर कर दो। समझ में आ गया ना। इन दोनों को एक एक बार में बराबर करना है। तो सबसे पहले x बट्टे 2 को हमने बराबर कर दिया 1 बट्टे 1 के। ठीक है, फिर यहीं पर हमने क्या कर दिया, y बट्टे 1 को बराबर कर दिया 1 बट्टे 1 के। समझ में आ गया, कोई डाउट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर में 2 आ गया, तो 1 गुणा हो जाएगा ना, x एकम x और 2 एकम 2। तो इसी प्रकार से यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, y एकम y और 1 एकम 1। तो यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर 1 निकल आया ना आराम से। तो ये हो गई हमारी वज्र गुणन विधि। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये होती है हमारी। इसके लिए आपको चाहे तो आप सूत्र याद कर सकते हैं और चाहे तो हमने जैसे बताया आप वैसे कर सकते हैं। चाहे तो सूत्र याद करने वाले सूत्र भी याद होना चाहिए, वैसे अगर कोई दिक्कत हो तो आप सूत्र से कर सकेंगे। ठीक है, तो सूत्र ये होता है कि x बटे में b1 इंटू c2। जब आप एक दो बार इसका रिवीजन करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, इससे 1-2 बार सवाल लगाएंगे तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे सवाल पे। ठीक है, तो ये हमारा x बराबर 2 आ गया और y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब बढ़ो आगे सवाल पे। अब देखो तीसरा नंबर सवाल, देखो इसमें क्या होता है भाई। तो यहाँ पर क्या आपको पता है कि यहाँ से a1 b2 और सारे मान आप आराम से निकाल सकते हो ना। चलो तुलना करके यहाँ पर दिखा सकते हैं कि तुलना हम किससे करेंगे, कि तुलना a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। ठीक है, और आपका a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर में 0। इसी से तुलना करते हैं, से करने पर। अब तुलना करने के बाद यहाँ से आप a1 और हम a1 सारे मान निकाल सकते हो ना। तो a1 के मान 3 और आपका b1 का मान माइनस का 5 और c1 की बात करें तो माइनस का 20। प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। फिर इसी प्रकार से a2 की बात करें तो 6 और b2 तो आपका माइनस का 10 और c2 तो माइनस का 40। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होता है, a1 बट्टे a2 3 बट्टे में 6 बराबर b1 बट्टे b2 तो माइनस का 5 बट्टे माइनस का 10 बराबर c1 बट्टे में c2। तो माइनस ये माइनस खत्म, ये माइनस ये वाला माइनस खत्म। तो 3 एकम 3 दूनी 6, 5 एकम 5 दूनी 10, 20 एकम 20 दूनी 40। तो ये कितना आ गया, 1 बट्टे 2 बराबर है 1 बट्टे 2 बराबर है 1 बट्टे 2। अब जब तीनों बराबर आ जाएं तो ये क्या कंडीशन होती है, जिसके अनेक हल होते हैं ये बता चुके हैं। तो ये क्या होती है, समपाती की कंडीशन, समपाती या कहें अनेक हल है, अनेक हल है। या लिख दो अनंतता, अनंतता अनंतता अनेक हल हैं। ठीक है,
तो ये हो गया तीसरा नंबर। यहाँ पर अगर आपका वो आ जाता अद्वितीय हल तो इसे हम फिर इसे भी हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर अद्वितीय नहीं है, यहाँ पर संपाती, तो यहाँ पर इसे वज्रगुणन विधि से हल नहीं करेंगे। लेकिन आप सवाल में साफ साफ कह दिया है कि अगर अद्वितीय हो तभी आप उससे वज्रगुणन विधि से हल करो, ठीक। इसीलिए यहाँ पर ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब देखते हैं इसी प्रकार से चौथा नंबर सवाल। देखो चौथा नंबर, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका क्या है, क्या ये अद्वितीय है कि संपाती है कि आपका प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। तो देखो यहाँ से आपको पता है कि A1 का मान हमारे पास आ जाएगा 1 और B1 का मान, ये तो अब बहुत जल्द कर सकते हो इस चीज़ को, और C1 का मान -7। इसी प्रकार से A2 का मान की बात करें तो 3 और आपका B2 की बात तो -3। इसी प्रकार से C2 की बात करें तो -15, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा है, -15 आ गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 बराबर में -3/3 और ये हो जाएगा -7/15। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/3 बराबर 1/1 बराबर में 7/15। तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो इसे हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है। ये है अद्वितीय या कहें प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, अद्वितीय हल है। तो चलो भाई वज्रगुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो अब की बार में से सूत्र द्वारा हल करेंगे, ठीक है। ट्रिक आपको बताई दी, अब सूत्र द्वारा हल करेंगे। जिसे ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके धीरे धीरे समझिए, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं कि x - 3y, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर लिख लेते हैं कि ये हमारा A1 का मान है, ये B1 का मान है, ये C1 का मान है, ये A2 का मान, ये होता है B2 का, और ये है C2 का मान, ठीक। तो अब आओ ट्रिक से करते हल। तो यहाँ पर ये तो आपको चीज़ रट गई होगी कि ये होता है यहाँ पर सबसे पहले x, फिर बराबर, फिर यहाँ पर y, फिर बराबर हमारा 1, और इन तीनों के होता है बट्टे, ठीक। इस चीज़ को तो रट गए होंगे ना, ये समझ में आ गया। अब आप सूत्र क्या कहता है, तो सूत्र देखो, सूत्र क्या कह रहा है हमारा, ये देखो कि देखो सबसे पहले क्या x के बट्टे में हमारा B1 अब दिख रहा होगा आपको, x के बट्टे में क्या है B1 इंटू में C2। तो देखो B1 C2, तो B1 ये हमारा 3 -3 इंटू C2 कहाँ है, ये B1 ये C2 इंटू में -15, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो आगे फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है माइनस का B2 इंटू C1, B2 इंटू C1, ध्यान से करेंगे इसलिए आपको समझा करा रहे हैं, इंटू B2 इंटू सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा ना, B2 इंटू C1। तो देखो B2 कहाँ, ये है B2 -3 इंटू C1 कहाँ है, C1 ये ऊपर -7। देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग जा रहा है। देखो इस सबसे पहले इसमें बताते थे, इसको मूंद लो, फिर इसमें करो इसका गुणा, देखो इसमें इसका हुआ, फिर इसके बाद इसका इसमें हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद अब y पे आ जाओ, तो y के लिए क्या होता है C1 इंटू में A2 माइनस का C2 इंटू में A1, ठीक है। C1 इंटू में A2 माइनस का C2 इंटू में A1। तो देखो C1 इंटू में A2, तो C1 कहाँ है हमारा, ये -7 इंटू A2 में कहाँ है, A2 ये -3, ठीक। यही तो बता दें कि इसको मूंद लो, तो देखो ये इसका गुणा हो जाएगा इससे। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर आपको करना है कि C2 इंटू, यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा, C2 का क्या है -15, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा, ना तो बाउंस तो मार ही जाएगा आपको अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि थोड़ा सा टफिस्ट है, ज़्यादा टफिस्ट आप कह सकते। अगर समझ में बताया अभी हमने आपको पहले, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको सरल लगेगा, अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको ये कभी नहीं समझ में आने वाले सवाल ये। तो ये -15 हो गया। फिर इसके बाद बात कर रहे थे A1 की, तो A1 का क्या है 1 इंटू में A1, ठीक। अब इसी प्रकार से एक में देखो क्या क्या है, एक में हमारे पास है A1 इंटू में B2 माइनस का A2 इंटू में B1, ठीक है। तो देख लो A1 इंटू में B2, तो A1 कहाँ है ये, अब इसके वाले को मूंदोगे ना, तो A1 इंटू में B2, तो A1 1 इंटू B2 आपका -3, फिर माइनस का ये अलग है से, ठीक है, ये यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। और फिर इसके बाद क्या है हमारे पास A2 इंटू में B1, तो A2 क्या है 3 इंटू में B1 क्या है -3, ठीक है। अब कर लो इसको हल। अगर कुछ गलती नहीं की होगी हमने तो सवाल जो हमारा वो सही हो जाएगा, आंसर इसके x y के मान आराम से निकल के आएंगे।
अगर कोई गलती हुई होगी तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान से, जब इसकी वैल्यू पुट करना है, मान रखना है, तो ध्यान से रखना है। अगर एक भी माइनस प्लस से कुछ हुआ तो सवाल पूरा आपका जो है वो गलत हो जाएगा, गलत हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो ये हमारा माइनस का 15 था, तो 15 त्याई 45, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये माइनस का 7 का 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें y बट्टे में 7 का 21, तो माइनस का 21 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस का 15 एकम 15, ठीक है। अब इसी प्रकार से 1, तो 3 एकम 3 और माइनस का 3 का 9, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, अब घटाओ भाई, तो 45 में से 21 घटाओगे, प्लस का 45 में से माइनस का 21 घटाओगे तो कितने बचेंगे? आपका 24, ठीक है, घटा के देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, और यहाँ पर माइनस के 21 में यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है। ये देखो ऊपर माइनस का 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 21 और ये प्लस का 15। तो माइनस के 21 में आप प्लस के 15 घटाओगे तो कितने बचेंगे? माइनस का 21, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। और हमें पता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसी चीज़ का चिन्ह आता है। तो 21 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 6, ठीक। फिर बराबर में 1, माइनस का 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 9, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 हो गया। अब देखो, अब x बट्टे में 24 बराबर में y बट्टे में माइनस का 6 बराबर में 1 बट्टे में 9 में से 3 गए 6, ठीक। ये आ गया, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 तो बचेंगे। अब हमने क्या बताया कि एक बार x बट्टे 24 को 1 बट्टे 6 के बराबर करो, मतलब जो इधर वाले तीसरे नंबर वाले को पहले इसको इसके बराबर करो, फिर इसके बाद इसको इसके बराबर कर दो, ठीक। तो देखो कर लो भाई, तो x बट्टे 24 को जब आप 1 बट्टे 6 के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा? 6x बराबर में 24, ठीक है। तो x बराबर में 24 बट्टे में 6, 6 चौको 24, तो x बराबर में क्या आ गया? ये जो वज्र गणित है थोड़ी सी कठिन है, कह सकते हो, जो इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। फिर इसके बाद और समझ में आ जाएगा तो एक ही 2 लाइन में कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको समझाने के लिए इतना जो लंबा कर रहा है कि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आगे जब सवाल आएंगे बहुत सारी, तो पहला दूसरा सवाल तो इसलिए अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगा तो हमें आगे बताने में दिक्कत नहीं होगी और आप चीज़ों को कैप्चर भी कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो, y बट्टे में माइनस का 6 बराबर में 1 बट्टे में 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6y और बट्टे में माइनस का 6, तो y बराबर माइनस का 6 बट्टे में 6, तो 6 से ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 1, माइनस का 1। तो एक आया हमारे पास x बराबर 4 और एक आया y बराबर माइनस का 1। तो हमारी इसके आंसर क्या हो गए? आपका x बराबर 4 है और y बराबर माइनस का 1 है, ठीक है। ये सिर्फ हमने आपको एक बार फिर से बता दी समझाने के लिए, इतना आपकी हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए ये आपका जो है पूरा एक पेज में आया है। जब आप इसे और देखो दूर दूर भी लिखा है, इसलिए कि कोई चीज़ में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो आराम से कर लोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, तो आराम से सवाल आपको अच्छी तरीके से बनने लगेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक ही 2 लाइन में आप सवाल को कर ले जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कमेंट कर सकते हैं, वैसे हम आशा करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को हमने इसलिए पूरा आराम से समझाया है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, ठीक है। क्योंकि इससे 1-2 सवाल आपके जो पेपर में 100% पक्का है कि बनता है, ठीक। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। आराम से समझ के और स्लो कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? तो आशा करेंगे आज के आपको जो आपका 13 और 14 नंबर 14 और 15 नंबर अच्छे तरीके समझ में आए होंगे। किसी सवालों में कोई डाउट नहीं होगा। जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और कोई आपका सजेशन हो, कोई उचित सजेशन हो तो उसको भी दीजिएगा। आपको लग रहा हो कि कोई सजेशन ज़रूरत है, कोई बदलाव की ज़रूरत है, तो उसकी भी हमें आप सजेशन दीजिएगा। हम 100% अगर उचित होगा तो हम उस चीज़ को भी पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल। और एक बात और कहेंगे कि अगर कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और वीडियो को लाइक करने से देखो हमारा उसमें कुछ नहीं है, बस ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है और पढ़ाने में थोड़ा और अच्छे से आनंद आता है और अच्छा भी लगता है पढ़ाने में कि हाँ कुछ मतलब कि हमारी जो वीडियो है समझ में आ रही है, अच्छी लग रही हैं, तो इस मोटिवेशन बनता है, इसलिए और अच्छे से अच्छे तो कोशिश करते हैं कि पढ़ाने की। ते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद। जय हिंद।